हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू द चैनल एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। अब इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली बची हुई सारी चीजें कवर करा दूंगा, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट अगेन क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, समझ आपको सब कुछ आएगा, बट यस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, ठीक है। आइए जरा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम आगे अब ग्राफ्स बनाने हैं अलग अलग केसेस में। जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर लास्ट में आपको ये पूरा टेबल दिखाया था, इस टेबल के सारे केसेस हम लोग करेंगे। इनफैक्ट आप करेंगे, मैं इंपॉर्टेंट वाले कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे और आपसे हो भी जाएंगे। अब इसको समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी है। जिन बच्चों ने डिमांड चैप्टर पढ़ रखा है या सप्लाई चैप्टर पढ़ रखा है उनको ये चीज पता होगी, नहीं पता तो 1 मिनट में क्विक रिवीजन करा देता हूं। देखो, किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है उसको चेंज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी कि जो डिमांड होती है वो किसी भी, जैसे यहां पे मैंने आपको 6 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इन 6 फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड है वो कम या ज्यादा हो सकती है। पहला फैक्टर क्या है? चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जिस कमोडिटी की मैं बात कर रहा हूं, लेट सपोज मैं इस वॉलेट की बात कर रहा हूं, तो इसका खुद का प्राइस चेंज होने की वजह से गंदा हो गया। इसका खुद का प्राइस चेंज होने की वजह से इसके डिमांड पे जो फर्क पड़ा है वो हो गया चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इसके बाद अदर कमोडिटीज के प्राइस में चेंज होने की वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज होने की वजह से, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर की वजह से, और लास्ट है पॉपुलेशन में चेंज होने की वजह से। ठीक है ना, ये आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। बाय द वे, ये सिर्फ किस लिए लिखवाया गया है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपने डिमांड चैप्टर करा हुआ है तो वहां पे आपको एक चीज बड़े अच्छे से पता होगी कि अगर आपकी डिमांड चेंज हुई है बिकॉज चेंज हुआ है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, उस खुद के गुड्स का प्राइस चेंज होने की वजह से, तो हम वर्ड यूज करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड वर्ड यूज नहीं करते, हम वर्ड यूज करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बात समझ आ रही है? जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है बेटा, तो देखो फिर उसके बाद आपको क्या करना है। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व नहीं होगा, आपका क्या होगा? मूवमेंट मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व होगा, सेम डिमांड कर्व होगा। मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व नहीं होगा। आप इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। और इसके अलावा, फर्स्ट के अलावा बाकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी फैक्टर हो, फर्स्ट के अलावा कोई भी फैक्टर हो, हम वर्ड यूज करते हैं चेंज इन डिमांड। हम वर्ड यूज करते हैं चेंज इन डिमांड, नॉट क्वांटिटी डिमांडेड। यहां क्वांटिटी डिमांडेड है, यहां सिर्फ चेंज इन डिमांड है। और इसकी वजह से मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व पे ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं होती, सीधे क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और शिफ्ट किस तरह के होते हैं? जैसे चेंज इन डिमांड की बात अगर मैं करूं तो हम इसको कहेंगे इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। कुछ भी इनमें से कोई चीज लिखनी नहीं है, सिर्फ ये मैं आपको तैयारी करा रहा हूं पहले की। इंक्रीज इन डिमांड, या तो हम वर्ड यूज करेंगे इंक्रीज इन डिमांड या हम यूज करेंगे वर्ड डिक्रीज इन डिमांड। आइए जरा, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? 2 तरह का शिफ्ट होता है, या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, या तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। आपको यहां पे क्या समझना है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमें पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है। हमें जो लेना देना है वो सिर्फ शिफ्ट इन डिमांड कर्व से लेना देना है। मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व से हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी चेंज नहीं होगी। यहां पर जो चेंज होगा वो या तो डिमांड के बाकी जो फैक्टर्स हैं, यानी कि बचे हुए जो 5 फैक्टर्स हैं उसमें चेंज होने की वजह से शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा, दैट्स इट। इसी तरीके से सप्लाई कर्व में भी सेम चीज होगी। चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी की वजह से जो सप्लाई कर्व के अलोंग ही मूवमेंट होगी वो चीज नहीं देखेंगे। इनफैक्ट हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को यहां पे पूरा का पूरा पढ़ेंगे, यानी कि यहां भी हमें शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को देखना है। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और शिफ्ट भी कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं, या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, ये चीज के लिए हम लोग हो गए रेडी। अब आइए जरा आगे करते हैं, अब मजा आएगा थोड़ा सा। अब हम लोग अपना पहला केस करने वाले हैं। देखो, हमें क्या करना है, टेबल पढ़ो। टेबल में पहला केस क्या है कि आपकी सिर्फ चेंज इन डिमांड हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और चेंज में भी पहला केस क्या है? इसमें चेंज का ही मतलब बेटा 2 तरह के चेंजेस होते हैं, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। चेंज मतलब किसी चीज का बदलना।
और बदलाव कैसा हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो हम पहले इंक्रीज इन डिमांड पढ़ेंगे। तो आइए जरा इंक्रीज इन डिमांड, मेरी बात ध्यान से सुनो। फर्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड क्या मतलब है इसका पहले तो समझते हैं। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में जो चीज कॉमन रहेगी, हर केस में ग्राफ की कुछ चीजें स्टार्टिंग में सेम रहेंगी, वो क्या है ध्यान से देखो। आपको हमेशा एक ग्राफ बनाना होगा। आप ऐसे करके एक ग्राफ बनाएंगे प्यारा सा, ठीक है ना, आपने बना दिया। यहां पे आप क्या लिखोगे, वही क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज सप्लाइड इन यूनिट्स। और यहां पे आप क्या रखेंगे, यहां पे आप रखेंगे प्राइस रुपीज में। सॉरी, यहां पे रख दिया आपने, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक कुछ नहीं है, थोड़ा सा दूर एक आप बनाओगे क्या, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व हो जाएगा एसएस। एक आप बनाना बेटा डिमांड कर्व, और इसको रख देना डीडी। ये क्या है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व है एसएस, और ये क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व है डीडी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे इसको ऐसे सर्कल करा और इसको लिख देना ई, और इसको यहां पे कनेक्ट करना, इसको यहां कनेक्ट करना, इसको लिखना ओरिजिनल प्राइस है पी, और ये है ओरिजिनल क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू। ये चीज जितने केसेस आप करोगे, 12, 13, 14, 15 जो भी केस बनते हैं, उसमें ये चीज हर जगह आपको करनी है। बात समझ आ रही है, ठीक है सर, ये समझ आ गया हमें। इसका मतलब क्या है कि एक आपका सर्टेन प्राइस था, मान लेते हैं 6 रुपए के प्राइस पे 60 रुपीज की क्वांटिटी थी, जहां पे सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल थी, और उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन गई, इक्विलिब्रियम प्राइस बन गया। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कहीं पे आपको लिख दिया कि इंक्रीज इन डिमांड हुआ है। इंक्रीज इन डिमांड की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस पे, ये जो प्राइस दे रखा है इक्विलिब्रियम प्राइस, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस कम होगा या ज्यादा होगा, ये देखना है। यहां इसने सिर्फ कहा है इंक्रीज इन डिमांड, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली एज्यूमिंग नो चेंज इन सप्लाई, एज्यूमिंग नो चेंज इन सप्लाई, कोई सप्लाई में चेंज नहीं है, क्योंकि इसने अपने मुंह से बोला है कि सिर्फ डिमांड इंक्रीज हुई है। अब जरा देखना, इंक्रीज इन डिमांड जब हुआ है बेटा, तो देखो डिमांड कर्व जो है, मैंने आपको बताया है, जब भी डिमांड इंक्रीज होती है बेटा, जब भी डिमांड इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट करने का मतलब है यहां से यहां चला जाएगा, और आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाना है, 1 2 3 4। ये दो, मैंने राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा दिया सब डिमांड कर्व, और इस डिमांड कर्व का नाम क्या दे दूंगा, D1 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 D1। ओरिजिनल वाले का नाम DD है, इसका नाम रख देना D1 D1। बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। पहले ये देखो, यहां पर जब ये इक्विलिब्रियम प्राइस ई था, तब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर थे। यानी कि मान लेते हैं कि जो डिमांड थी, पहले डिमांड भी कितनी थी, 100 थी, और जो सप्लाई भी थी वो 100 थी। इस वजह से दोनों इक्वल थे, तो इसलिए वो इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब क्या हुआ, डिमांड फॉर सम रीजन इंक्रीज हो गई, डिमांड बढ़ के कितनी हो गई है बेटा, 120 हो गई है, बट सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आएगा कि जो डिमांड है वो ज्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है। ये एक सिचुएशन हो गई है किस चीज की, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या नहीं है, यहां पर वही एक्सेस डिमांड है। अब जब एक्सेस डिमांड होगा तो बेटा क्या होगा, एक्सेस डिमांड अपने कुछ नहीं, मैं इग्नोर करवा रहा हूं। एक्सेस डिमांड होता है तो क्या होता है, किसी भी चीज की, मान लेते हैं कि हम एक सब्जी वाले की दुकान पे गए, उसने देखा कि यार हर कोई आ रहा है और आज धनिया की पत्ती मांग रहा है, हर कोई आ रहा है धनिया की पत्ती मांग रहा है, और मंडी में धनिया की पत्ती ज्यादा है नहीं, यानी कि सबको चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, डिमांड देखेगा, तो फिर वो कस्टमर से कहेगा अरे साहब आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। अब उसने कहा कि सबको तो मिल नहीं पाएगा, तो अब कस्टमर के बीच में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, कस्टमर्स के बीच में लड़ाई होने लग जाएगी। अब कस्टमर पता है क्या बोलेगा, कस्टमर कहेगा मैं इसके लिए 2 रुपए फालतू देने को तैयार हूं, तब तक दूसरा कस्टमर बोलेगा मैं 5 रुपए फालतू देने को तैयार हूं, फिर एक बोलेगा अरे मैं तो 10 रुपए फालतू देने को तैयार हूं। यानी कि कंपटीशन अमंग बायर होना चालू हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है किसी चीज की। जब भी बेटा एक्सेस डिमांड होता है तो क्या चालू हो जाता है, कंपटीशन अमंग बायर चालू हो जाता है, कंपटीशन अमंग बायर्स, कंपटीशन अमंग बायर्स आ जाता है। जब भी कंपटीशन अमंग बायर होगा, ये हर क्वेश्चन में रिपीट होगी। अभी लिखवाऊंगा आपको एक चीज और हर क्वेश्चन में वो पेल के आ जाना, आपका काम हो जाएगा।
एक्सेस डिमांड होगा तो कंपटीशन अमंग बायर होगा, और जब भी बायर्स के बीच में कंपटीशन होता है तो वो मिलकर प्राइस को बढ़ा देते हैं, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। और आपको एक चीज दिखाऊं, अब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है यहां पर भी देखो, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व पहले ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, अब देखना जरा कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर, देखो डिमांड और सप्लाई यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अब। और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन को जरा देखना एक बार मिलाऊं यहां पे, तो अगर आप एक चीज देखो, ये बन गया Q1 और ये बन गया P1। जो प्राइस है आपका, जो बेटा आपका प्राइस है कितना रुपया है, ये देखो ये जो प्राइस है P से कितना हो गया है, P1 हो गया है। P से P1 होने का मतलब क्या है कि प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस यहां पर इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। नेचुरली क्वेश्चन अपने आप आपको दिखा देगा, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से आप डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको अगर आप प्राइस कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि आपका प्राइस इंक्रीज हो चुका है। तो क्या हुआ यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। अब हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट करना है कि नया इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होता है बेटा, प्राइस इंक्रीज होता है तो लगता है पहले लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी डिक्रीज। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि डिमांड हो जाएगी इंक्रीज, कि डिमांड हो जाएगी इंक्रीज, सॉरी सप्लाई हो जाएगी, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जो सप्लाई है वो हो जाएगी इंक्रीज। ध्यान से देखो, सबसे पहले डिमांड, जब डिमांड और सप्लाई पहले सेम थे, डिमांड जब बेटा इंक्रीज हुई तो फिर क्या हुआ, कंपेयर करा हमने तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बन गई। एक्सेस डिमांड जब भी होता है तो चालू हो जाता है कंपटीशन अमंग बायर्स, बायर्स में जब कंपटीशन होता है तो चीज का प्राइस जाता है बढ़, और प्राइस बढ़ने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि सप्लाई हो जाएगी इंक्रीज। और ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है, देखो एक्सेस डिमांड यहां से सप्लाई इंक्रीज हो रही है 100 से देखो 105 की तरफ आ रहा है, और डिमांड डिक्रीज हो रही है। और देखो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, और ये जो डिफरेंस है ये एक्सेस डिमांड है। प्राइस बढ़ने की वजह से जो डिमांड है वो कम हो रही है, और प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई जो है इंक्रीज हो रही है, और ये इंक्रीज ये तब तक होता रहेगा जब तक ये दोबारा जाके मिल ना जाए, और एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इकट्ठा हो जाएगा, एक नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी जहां पर ये दोनों दोबारा जाके मिल जाएंगे। और वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहां पे है बेटा, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहां पर है, ये Q1, Q1। बात समझ आ रही है? तो देखो, और ये जो प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, एंड दिस प्रोसेस continues until a new equilibrium point even is established। एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा जिसको हम प्यार से क्या कहेंगे, हम कहेंगे E1। ये देखो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा E1, ये एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बस आपको हर क्वेश्चन में ये लिख के आना है। उम्मीद करता हूं आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे करेंगे, बट बिलीव मी ये चीज इतनी मुश्किल है ही नहीं। और ये जो मैंने यहां पे लिखा है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर के अंदर, ये चीजें मेंशन करनी बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा, ये चीजें सब करनी पड़ेंगी। और नोट्स जो आपको मिलेंगे हार्डली 1 से 2 दिन के अंदर वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप देख लेना, आपको सारे केसेस मैंने लिख के दे रखे होंगे, ठीक है ना, बात समझ आ रही है? ठीक है, ये चीज समझ आ गई। सर एक केस और करा दो, अगर आप डिक्रीज इन डिमांड करा दोगे ना इसके तरीके से तो हम समझ जाएंगे कि हमें आ गया, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्वेश्चन में सिर्फ दे रखा होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा इफ देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड। इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा इफ देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड। तो आप क्या कहोगे, ध्यान से देखो, मान लेते हैं पहले देखो, एज्यूमिंग सप्लाई, एज्यूमिंग नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई के बारे में कुछ बात नहीं लिखी तो हम एज्यूम करेंगे कि सप्लाई में बेटा कोई भी चेंज नहीं है। पहले देखो, पहले डिमांड कितनी थी, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, डिमांड भी 100 थी, सप्लाई भी 100 थी। डिमांड डिक्रीज हो रही है, यानी कि डिमांड अब डिक्रीज होकर कितनी हो गई है, मान लेते हैं 70 हो गई है। तो अगर आप इसे कंपेयर करो सप्लाई से अब चेंज डिमांड को, तो आप देखोगे ये सिचुएशन किसकी है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है।
आइए जरा आप ग्राफ में बता देता हूं। ग्राफ में सर आपने जो पहले बेसिक चीजें बताई थी वो चीजें अभी कंफर्म करा दो। मैं देखो सिंपल है, आंख बंद करके पिछले क्वेश्चन जैसे बना दूंगा। यहां पे लिखूंगा क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज सप्लाइड मैंने यहां पे लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया प्राइस, यहां पे मैंने लिख दिया ओरिजिन। अब डिमांड कर्व बन जाएगा, ये सप्लाई कर्व एसएस, डिमांड कर्व बन जाएगा डीडी। लो इतना तो मैंने कर दिया जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अब जरा देखना, ये चीज हो गई। और हाँ, प्राइस और क्वांटिटी ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये आपने हर क्वेश्चन में पेलना है, आपने पेल दिया, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो, जब भी एक्सेस सप्लाई होगी, एक्सेस सप्लाई यानी कि बेचने के लिए बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, खरीदने वाले कम है, तो एक्सेस सप्लाई होती है। तो अब क्या होता है, डिस्काउंट चालू हो जाता है कि भाई मान लेते हैं सब 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो मैं सस्ते में बेचूंगा तो जल्दी निकल जाएगा। तो कंपटीशन किसमें चालू हो रहा है, सप्लायर्स में कंपटीशन चालू हो रहा है, प्रोड्यूसर्स में कंपटीशन चालू हो रहा है। तो जब भी एक्सेस सप्लाई होती है बेटा, पिछला क्वेश्चन देखो, पिछले में क्या, अरे यार हाँ, पिछले में क्या था, एक्सेस डिमांड की वजह से कंपटीशन अमंग बायर था। अब क्या हो रहा है, कंपटीशन अमंग सप्लायर, कंपटीशन अमंग सप्लायर। कई जगह सप्लायर होता है, कई जगह प्रोड्यूसर होता है, आप अपने हिसाब से देख लेना। और जब भी कंपटीशन अमंग सप्लायर होगा बेटा, तो फिर क्या होगा, प्राइस कम होगा चीज का, प्राइस विल डिक्रीज। पिछले में हमने क्या लिखा था, प्राइस इंक्रीज होगा कंपटीशन अमंग बायर में। अब क्या हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो फिर देखो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ये इंक्रीज और डिक्रीज तब तक चलता रहेगा, बिल्कुल सेम लाइन लिखनी है। एंड दिस इंक्रीज एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन इज एस्टैब्लिश्ड। जब तक एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन ना एस्टैब्लिश हो जाए, यहां पर सेम लाइन लिखनी है आपको। और यहां पर दिखाऊं आपको कैसे कम होगा, प्राइस डिक्रीज होते हुए दिखाऊं, ये देखो ध्यान से देखना, ये देखो। अब क्या हुआ है, डिमांड को डिक्रीज करना है ना, डिमांड डिक्रीज होगी तो बेटा किस वर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हुए दिखा दूं, ये लो, ये लो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हुए दिखा दिया। अब जरा मेरी एक बात बताओ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हुए दिखा दिया, अब नया वाला डिमांड कर्व जो D1 है, वो और सप्लाई कर्व कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये देखो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो ये ओरिजिनल प्राइस के नीचे आ रहा है, तो प्राइस P1 नीचे आ गया, और जो Q1 है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई, इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। आप लिख देना यहां पे कि इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम, इक्विलिब्रियम प्राइस पहले कितना था, OP था, अब कितना हो गया है, OP1 हो गया है, फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम, पहले कितनी थी, OQ थी, अब कितनी हो गई है, OQ1 हो गई है, फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1। ये चीज है, ठीक है ना। जल्दी से लिख दो एक बार। आप चाहते हो क्या कि मैं एक बार आपको बिल्कुल उस तरीके से लिख के दिखा दूं जिस तरीके से आपको नोटबुक में एक्चुअली लिखना होता है। ये तो देखो, मैं सच बताऊं, नोट्स पढ़ लेना बस, मेरे समझाने का जो काम था मैंने यहां पे आपको समझा दिया है। आप कोई ना कोई रेफरेंस बुक जरूर फॉलो कर रहे होंगे, अगर फॉलो कर रहे हो वहां से जाके मैच कर लेना, सेम टू सेम आपको समझ आ जाएगा। रेफरेंस बुक नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज मेरे नोट्स को रेफर कर लेना, वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, देखना, एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी कि पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है ना। ये जैसे समझाया है मैंने, इसी को लैंग्वेज देनी है सिर्फ, वो आपने दे दी, आपका काम बन गया। बात समझ आ गई, ठीक है जी। मैंने आपको इंक्रीज डिमांड बता दिया, मैंने आपको डिक्रीज इन डिमांड का बता दिया। अब जरा देखना, ये दोनों हो गए। आप ऐसे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई का भी निकाल लोगे। जैसे मैं रैंडमली डिक्रीज इन सप्लाई को उठा लेता हूं कि डिक्रीज इन सप्लाई को कैसे करना है। डिक्रीज इन सप्लाई, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन सप्लाई हुआ है, तो एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पे आपका क्या फर्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे। तो देखो डिक्रीज इन सप्लाई है और
कुछ नहीं दे रखा तो डिमांड अनचेंज्ड है, अज्यूमिंग नो चेंज इन डिमांड। आओ जी समझाने के तौर पे दिखा देता हूं मैं आपको, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं कि पहले डिमांड भी 100 थी और सप्लाई भी 100 थी। अब क्या हुआ, डिक्रीज इन सप्लाई हुआ है, यानी कि अब जो सप्लाई नई वाली है वो कितनी हो गई है, 80 हो गई है। जब आपने डिमांड और सप्लाई को फिर इसको कंपेयर किया तो आपने क्या पाया कि जो आपकी डिमांड है वो ज्यादा है, यानी कि एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड है कितने से, 20 से एक्सेस डिमांड है। अब आपको जैसे ही सिर्फ आपको पहले क्या करना है, डिक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन डिमांड फलाना ढिकाना, इससे एक ही चीज जज करनी है कि भाई एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है। एक बार आपको पता चल गया कि एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है तो भैया क्या चीज हो जाएगी, कंपटीशन अमंग बायर हो जाएगा। जब डिमांड एक्सेस होती है तो कंपटीशन अमंग बायर्स हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई होगी तो कंपटीशन अमंग सप्लायर्स हो जाएगा। अब जब भी कंपटीशन अमंग बायर होगा बेटा तो प्राइस किसी भी चीज का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंपटीशन अमंग सप्लायर अगर होगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वही है कि प्राइस इंक्रीज हुआ है यहां पे, तो प्राइस इंक्रीज के बाद बेटा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी प्राइस बढ़ने से, और लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी प्राइस बढ़ने से। और ये तब तक इंक्रीज डिक्रीज चलता रहेगा, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन इज एस्टेब्लिश्ड। सेम टू सेम बात लिखी। इसी बात को अगर ग्राफ पे प्लॉट करना हो बाबू तो आओ जरा कर देते हैं। सर एक चीज तो हमें समझ आ गई है कि जल्दी जल्दी कैसे करना है। ये आपका हो गया ओरिजिन, यहां पे मैंने लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, और यहां पे मैं लिख दूंगा प्राइस, यहां पे मैं लिख दूंगा प्राइस। अब जरा देखना, ये आपका क्या बन गया है, सप्लाई कर्व एसएस, ये आपका डिमांड कर्व बन गया है डीडी, ठीक है ना। और जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, जहां पे इन दोनों में प्यार हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई हो जाएगा। यहां पे मैं कहूंगा क्यू, यहां पे मैं रखूंगा पी। इतनी बात समझ आ रही है। और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई है, चाहे डिमांड कर्व डिक्रीज हो या सप्लाई कर्व डिक्रीज हो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही होना है। यहां पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसे दिखाएंगे, सप्लाई कर्व ये है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये लो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमने कर दिया। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब हुआ फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई कर्व, ये S1 नाम दे दो। और जहां पे ये Q1 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, और ये P1 हो जाएगा। यानी कि आपका एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 एस्टेब्लिश हो गया है। और आपका प्राइस देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है, ये देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, खत्म। तो आप क्या लिखोगे, इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इंक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP1, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो फॉल हो गई है फ्रॉम OQ टू OQ1, OQ से OQ1 हो गई है, और ये OP से OP1 हो गया है। इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई है, खत्म। समझ आई बात, आ गई सर। अब मैं एक केस करा रहा हूं आपको, और ये रैंडम है बेटा, रैंडम है बाय द वे। केस क्या है जरा देखो, ये मैंने करा दिया, ये आप कर लोगे, ये हो गया हो गया। अब देखो जरा, यहां पे लिखा हुआ है बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस। डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रहा है, ये कैसी बात हुई, जरा देखो। बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस। इसमें भी कई लेयर्स है बेटा। लेयर्स किस तरीके हैं, ध्यान से सुनना। डिमांड और सप्लाई डिक्रीज हो रही है, पर कितना डिक्रीज हो रहा है ये कौन बताएगा। इसमें जो अलग अलग सब केसेस हैं वो क्या है, केस ए क्या बन जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, कि जो डिमांड में डिक्रीज हुआ है वो ज्यादा हुआ है सप्लाई की डिक्रीज से। केस बी क्या हो जाएगा कि डिक्रीज इन डिमांड इक्वल है डिक्रीज इन सप्लाई के। अब तीसरा केस क्या हो जाएगा कि डिक्रीज इन डिमांड
इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। ये तीन केसेस हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। अगर मैं अब आपको इसके ग्राफ बना के दिखा दूं, सिर्फ मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं और आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा मुश्किल होगा। कुछ मुश्किल नहीं है भाई, मजाक है ये। देखो ग्राफ बना रहा हूं, लिखोगे आप लोग खुद। ये देखो इसका ग्राफ बनाया, ये करा, ये डिमांड कर्व हो गया, इसका नाम है D1 ये सप्लाई कर्व हो जाएगा, सॉरी डी और डी, और ये SS, ये बन गया P, ये बन गया E, और ये बन गया P, और ये बन गया Q। लो इतना बना। अब ध्यान से देखो, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। अगर मैं आपको इसे नॉर्मली भी कराऊं तो देखो कैसे करोगे। अगर मैं इसको समझाने चलूं आपको कि पहले डिमांड और सप्लाई दोनों कितने थे, भाई भाई थे, दोनों इक्विलिब्रियम में थे, पहले बराबर थे, डिमांड भी 100 थी और जो सप्लाई है वो भी 100 थी, ठीक है। पर डिक्रीज इन डिमांड हुआ, डिक्रीज इन डिमांड मान लेते हैं कितना हुआ, जो डिमांड चेंज होने के बाद हुई वो कितनी हुई, 70 हो गई, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड हुआ 30, और डिक्रीज इन सप्लाई भी हुआ बट वो ज्यादा नहीं हुआ, वो 90 हुआ सिर्फ। हम कह सकते हैं ना कि डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। और अब अगर आप डिमांड और नई सप्लाई और नई डिमांड को कंपेयर करो तो क्या देखोगे कि बेटा सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, यानी कि दिस इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। बस जैसे ही आपने नफ्स पकड़ ली कि एक्सेस सप्लाई है, तो एक्सेस सप्लाई से फिर पेलते चलो, एक्सेस सप्लाई है तो प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या, सॉरी एक्सेस सप्लाई है तो कंपटीशन अमंग सप्लायर, कंपटीशन अमंग सप्लायर है तो प्राइस डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपका एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, ये देखो डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा है तो देखो डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो देखो जो शिफ्ट करना ज्यादा करना डिमांड को, देखो गैप देख रहे हो पुराने डीडी में और D1 में, ये जो गैप है ये ज्यादा है, ये देखो इतना ज्यादा गैप है। पर जो डिक्रीज इन सप्लाई है इसको भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, लेफ्टवर्ड, पर छोटा सा रखना, इसे थोड़ा सा रखना, ये S1 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। एक्सेस सप्लाई होती है तो क्या होता है बेटा, प्राइस डिक्रीज हो जाता है ना, प्राइस डिक्रीज होता है ना। यहां देखो ये जो नया नया जहां पे नया डिमांड और नया सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, यहां पे देखो अगर आप देखोगे तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, P से P1 हो गया प्राइस ऑटोमेटिकली, और क्वांटिटी भी क्या हो गई है, Q से Q1 हो गई है, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी फॉलो हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी फॉलो हो रही है। इस तरीके से आप इसको चाहो तो पेपर में प्रेजेंट कर सकते हो। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो कोई फर्क ही नहीं आएगा प्राइस पे, प्राइस सेम रहेगा, आप चेक करके देख लेना बेशक। सेम गोज विद वहां पे, और वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, प्राइस शायद इंक्रीज होगा उसमें, क्योंकि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी। आ रही है बात समझ, उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। अब आओ जरा, आप इसको भी कर लोगे, इसको भी कर लोगे, इसको भी कर लोगे, इसको भी कर लोगे, नहीं करोगे तो मेरे नोट्स पढ़ लेना, मेरे नोट्स में मैंने कहानी की तरह बात करी हुई है। थोड़ा सा लास्ट का पोर्शन बचा हुआ है, एक बार वो फिनिश हो गया मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, वहां जाके आप देखना और धूम धड़ाका मचा देना, ठीक है ना। अब जरा सुनो एक बार, ये स्पेशल केसेस का केस क्या है भाई। स्पेशल केसेस कई जगह तो छुड़वा ही देते हैं, मैं भी छुड़वा देता हूं, पर कर लेते हैं यार, जब इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो ये भी क्यों नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये क्या है कि परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक का केस है, कि रियल लाइफ में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट आप कर सकते हो, मतलब हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में ये चीज पॉसिबल है कि अगर आपकी डिमांड चेंज हो रही है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या है, देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक केस बना रहा हूं कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इंक्रीज व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब ध्यान से सुनो, सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब क्या है, पहले तो ये बता देता हूं कि प्राइस थोड़ा सा भी चेंज कर दो सप्लाई का तो भाई उसकी सीधे सप्लाई इन्फिनिटी से जीरो हो जाती है। मतलब हल्के से चेंज की वजह से वो छुई मुई की तरह है कि हल्का सा भी टच कर दोगे ना तो सप्लाई पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक होना। हाइपोथेटिकल वर्ल्ड है इसलिए रिलेट कराना बड़ा मुश्किल है। इस केस में अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। जब भी बेटा कोई चीज परफेक्टली इलास्टिक होती है
चाहे वो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो या सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो, आपको एक कर्व बनाना है। सप्लाई कर्व आपका ऐसे नहीं बनेगा, अब आपको कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे। ये आपका सप्लाई कर्व होगा। और अगर ये परफेक्टली इलास्टिक की जगह इन इलास्टिक होता तो सप्लाई कर्व ऐसा बनता। चाहे सप्लाई कर्व इलास्टिक हो तो सप्लाई कर्व को ऐसे बनाओ, अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है तो डिमांड कर्व भी ऐसे बनेगा। चाहे सप्लाई कर्व इन इलास्टिक हो तो ऐसे बनेगा, चाहे डिमांड कर्व इन इलास्टिक हो तो ऐसे बनेगा। ये देखो, ये इलास्टिक है परफेक्टली और ये इन इलास्टिक है। अब मेरी बात सुनो, याद कैसे करें कि ये है या ये है? तो देखो, इलास्टिक में क्या होता है, ई आता है। ई की शेप ऐसी होती है। अगर मैं यहां पे सिर्फ एक डंडा ऐसा लगा दूं तो ई नहीं बन जाएगा, बस डंडा लगाना नहीं है, तो आधा ई बना हुआ है, तो आप समझ जाना कि ई की बात हो रही है। इन इलास्टिक में क्या होता है, आई होता है। अगर मैं यहां का देखो, ये और एक ये लगा दो तो आई बन जाएगा ना, यानी कि ये इन इलास्टिक का हो जाएगा। ये मैंने अपना तरीका निकाला हुआ है याद करने के लिए, आप भी इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ। अब ये क्या है आपका, देखो ये सप्लाई कर्व है, इसका नाम क्या है, एसएस। सप्लाई कर्व है एसएस, परफेक्टली इलास्टिक। और डिमांड कर्व तो वही है, क्योंकि डिमांड नॉर्मल है, इसे डीडी बोल दिया। यहां पे डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड यहां पे इंक्रीज हो रही है। आप ना इसको इस तरीके से करो यार, रुको। सप्लाई कर्व एसएस, यहां पे एक प्राइस रख लो, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिमांड कर्व को शिफ्ट करना। डिमांड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, D1 D1। आप एक चीज नोटिस करो कि डिमांड कर्व, नया डिमांड कर्व और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे प्राइस सेम टू सेम है, ना तो प्राइस इंक्रीज हुआ ना ही प्राइस डिक्रीज हुआ। रीजन क्या है कि भाई परफेक्टली इलास्टिक का केस है, यहां पे आपका नहीं चेंज होने वाला। ठीक है ना, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी बेशक, पर आपकी डिमांड चेंज नहीं हो पाएगी। पेपर के लिए अगेन मैं आपसे कहूंगा कि एक बार रीड मार के चले जाओ ठीक तरीके से, इसके अलावा आपको और कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जितना मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, आप नोट्स पढ़ोगे आपको इजीली ये चीज समझ आ जाएगी। अभी मैं ज्यादा खींचूंगा तो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। मैं पढ़ा दूंगा, मेरे को तो मजा आता है पढ़ाने में, आप लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आएगा, पेशेंस नहीं होंगे, वैसे भी लास्ट टाइम पे देख रहे होंगे। यहां पे सच बता रहा हूं, अब आपको क्या करना है, आपका मैं काम बता देता हूं कि आप ना जितने भी केसेस हैं, आप अपनी बुक, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, वहां से वो सारे केसेस एक बार रीड मार लो। सिर्फ रीड मारने की जरूरत है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका रेफरेंस बुक नहीं है, देन प्लीज गो रेफर माय नोट्स, वहां पे बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, और उतना आपके पेपर के लिए सफिशिएंट होगा। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है भाई, वो बचता है हमारा प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का। मैं आपको देखो चाहूं तो इस वीडियो के अंदर भी इंक्लूड करा सकता हूं, बट ऑलरेडी वीडियो की लेंथ जो हो गई है आधे घंटे से ऊपर हो गई है। मैं तौहीन नहीं करना चाहता इस टॉपिक की, क्योंकि दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंटायर चैप्टर। मतलब मैं अगर कहूं कि सबसे ज्यादा आने के चांसेस किस चीज के हैं, तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग के आने के चांसेस है। तो इसलिए मैं अभी आपको इसी के अंदर पिन कर देता हूं, इसी वीडियो के बगल में आपको भी दिख जाएगा यहां पे एक नया वीडियो का लोगो। आप वहां पे जाके प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग समझ लेना। 15 से 20 मिनट लूंगा, उसमें मैं आपको खत्म करा दूंगा। बट यस, जितना टॉपिक हमने किया है बिल्कुल इससे रिलेटेड है वो टॉपिक, इसलिए ये सब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है ना, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। चलो जी।